हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 32 कार्यपत्र 32 और यह है क्लास 9 की 17 सितंबर 2020 की। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और इसके अंतर्गत हम लोकतांत्रिक राजनीति के पढ़ रहे हैं। सिविक्स के बारे में, नागरिक शास्त्र के चैप्टर 3 चुनावी राजनीति। और चुनावी राजनीति को हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को। अब तक हम चुनाव क्या है और चुनाव जरूरी क्यों है ये पढ़ चुके हैं। आज हम हमारे चुनाव प्रणाली के अंतर्गत कुछ चुनाव से संबंधित टर्म या शब्दों को जानेंगे। तो पढ़ते हैं बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आम चुनाव। तो नंबर 1 है आम चुनाव। आम चुनाव क्या होते हैं? भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, प्रत्येक 5 साल बाद होते हैं। और 5 साल के बाद में लोकसभा और विधानसभा क्या हो जाती हैं? भंग हो जाती हैं। तो फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। यानी कि प्रत्येक 5 साल बाद जो चुनाव होते हैं एक समय अंतराल के बाद में, उसको क्या कहता है? उसको कहा जाता है आम चुनाव। और उपचुनाव किसे कहते हैं? उपचुनाव जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य यानी प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है, तब वहाँ जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहा जाता है। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में कोई प्रतिनिधि है, कोई शासक है, कोई नेता है, उसकी एमएलए या एमपी है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो अपना 5 साल होने से पहले ही 2 साल बाद ही इलेक्शन जीतने के 2 साल बाद या 3 साल बाद इस्तीफा दे देता है, तब उसका जो पद होता है खाली, तो उस पर दोबारा से चुनाव होता है। उसको कहा जाता है उपचुनाव। तो हमने जाना आम चुनाव और उपचुनाव के बारे में। अब कुछ और टर्म है चुनावी क्षेत्र की, उसके बारे में जानेंगे। जैसे निर्वाचन क्षेत्र यानी कि चुनाव क्षेत्र क्या होता है? चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आपका पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र, करोलबाग विधानसभा क्षेत्र। ऐसे ही विधानसभा क्षेत्रों में या जो निगम पार्षद के वार्डों में बांट दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है निर्वाचन क्षेत्र। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और एक क्षेत्र में रहने वाले वोटर जो हैं अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहा जाता है, और जो लोकसभा क्षेत्र में जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसको कहा जाता है सांसद, यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्य की विधानसभाओं में, जो राज्यों की विधानसभा होती है, उसमें चुने जाने वाले निर्वाचित सदस्यों को कहा जाता है विधायक, जिसको हम इंग्लिश में टर्म बोलते हैं एमएलए। ठीक है, विधानसभा सदस्यों को कहा जाता है एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लोकसभा के सदस्यों को कहा जाता है सांसद और विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों को कहा जाता है विधायक। अब पढ़ते हैं वार्ड। वार्ड क्या होता है? इसी प्रकार पंचायतों और नगरपालिका को, पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में होती है और नगरपालिका शहरी क्षेत्र में होती है। तो पंचायतों और नगरपालिका को भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे कहा जाता है वार्ड। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है कि भाई ये इस सीट से खड़ा हुआ है या इस सीट से इसको उम्मीदवारी की टिकट मिली है ना। तो निर्वाचन क्षेत्र को ही सीट भी कहा जाता है। जैसे करोलबाग सीट से ये व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, या पटेल नगर विधानसभा सीट से ये व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, ऐसे कहा जाता है। अब आता आरक्षित चुनाव क्षेत्र। आरक्षित चुनाव क्षेत्र कुछ कमजोर समझे जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन नहीं होते हैं। कुछ ऐसे वर्ग हैं, ऐसे समूह हैं
जो अपने आप में कमज़ोर समूह गिने जाते हैं, उनके पास चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव को जीतने के लिए कोई ज़रूरी संसाधन नहीं होते हैं। शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया उनके पास में, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती। यानी कि अब अगर जब वो जीतेंगे नहीं, चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो संसद तक उनके जो समूह की आवाज़ जो है नहीं पहुंच पाती संसद तक या विधानसभा तक। इसलिए क्या किया गया, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि जो कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र बना दिए गए, यानी कि उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करके। इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, यानी कि एससी या एसटी, जो इन एससी या एसटी जो सदस्य होते हैं या इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और कोई व्यक्ति उस चुनाव क्षेत्र से जहां पर एससी एसटी के लिए आरक्षित कर दी गई सीटें, वहां पर कोई और व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ही वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसको कहा जाता है आरक्षित चुनाव क्षेत्र। तो बच्चों, आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि लोकसभा के लिए भारत में जो है कितनी सीटें एससी के लिए और कितनी सीटें एसटी के लिए रिजर्व की गई है। अब आता है मतदाता सूची, यानी कि वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या होता है? हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। यानी कि हमारे देश के अंदर अगर कोई 18 वर्ष का व्यक्ति हो गया या उससे अधिक आयु का है तो उसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो गया, परंतु उसके लिए क्या होना चाहिए? उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए वोट डालने के लिए, यानी कि वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आई कार्ड प्राप्त होता है। क्या होता है? वोटर आई कार्ड, यानी पहचान पत्र उसको मिलता है जब उसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है। तो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए पहले हमें क्या बनवाना पड़ेगा? पहले हमें बनवाना पड़ेगा पहचान पत्र। परंतु पहचान पत्र कब बनता है? वोटर आई कार्ड कब बनता है? 18 साल के उम्र के बाद। तो वोट 18 साल या 18 साल के उम्र के बाद ही वोटर कार्ड बनता है। वोट देने जाते समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र, यानी कि वोटर कार्ड या कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, लाइसेंस, आधार कार्ड ले आना जरूरी होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा ना डाल सके। किसी एक का वोट कोई दूसरा ना डाल सके, उसकी पहचान हो जाए। अब उम्मीदवारों का नामांकन। उम्मीदवारों का नामांकन यानी कि जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम वोट डालते हैं, वो अपना नामांकन करता है, अपना नॉमिनेशन भरता है। तो देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, यानी कि जो भी राजनीतिक दल है देश के अंदर, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बसपा या और भी जो राजनीतिक दल हैं, वो अपना कैंडिडेट मनोनीत करते हैं उम्मीदवार के लिए और उन्हें अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी देते हैं और उन्हें समर्थन मिलता है। आम भाषा में इसको टिकट कहा जाता है। जो पार्टियां उम्मीदवार को अपना समर्थन देती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? टिकट कहा जाता है आम भाषा में। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है, यानी कि अपना नॉमिनेशन भरना पड़ता है जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जिसमें उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले और अपनी संपत्ति, शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है, यानी कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितनी उसके पास संपत्ति है और कोई आपराधिक मामला यानी कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, वो सब यही जानकारी उसमें वो
देता है, तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मतदान और मतगणना, यानी कि जिस दिन वोट पड़ता है उसे बोलते हैं मतदान, और मतगणना यानी कि वोटों की गिनती करना। मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है। जिसको भी पसंद करता है वैसी व्यक्ति को वोटर जो अपना वोट देता है। जैसे किसी क्षेत्र में 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो वो अपनी उन 5 में से अपनी मनपसंद के व्यक्ति को वोट देता है। मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीन हो, यानी ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। ईवीएम को सील करके सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है और एक निश्चित तारीख पर उन सभी मशीनों को खोलकर मतों की गिनती होती है, यानी वोटों की गिनती होती है। और यहाँ सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं ताकि कोई गिनती करने में वोटों गिनती में कोई धांधली ना हो सके, कोई गलती ना हो सके, जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। किसी चुनाव क्षेत्र में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही विजय प्राप्त करता है। जैसे अगर 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही विजयी घोषित किया जाएगा। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी और अब इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं आम चुनाव जो होता है वो प्रत्येक 5 साल बाद होता है, लोकसभा और विधानसभा का, और हर 5 साल बाद सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव किसे कहते हैं? जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य यानी कि प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है तब वहां जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सांसद और विधायक में क्या अंतर है। तो सांसद यानी कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं, और विधायक होते हैं राज्य की विधानसभा को निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? तो एक सूची जिसमें देश के सभी मतदाताओं के नाम व पता लिखा जाता है उसे मतदाता सूची कहते हैं। 18 या उससे अधिक आयु के लोगों को भारत में मत डालने का अधिकार प्राप्त है, परंतु मत डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उसे एक पहचान पत्र बनवाना पड़ता है, जिससे स्वतः ही उसका नाम मतदाता सूची में आ जाता है। पहचान पत्र बन जाएगा तो उसका नाम मतदाता सूची में अपने आप आ जाएगा। प्रश्न 4 है आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। हमारे अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। बाकी आप इनके अलावा भी जो भी आप समझती हो कि ये योग्यता होना चाहिए वो भी आप लिख सकते हो। जैसे उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार ईमानदार एवं जनता के लिए समर्पित होना चाहिए, उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, उम्मीदवार बुद्धिमान एवं कार्यशील होना चाहिए, उम्मीदवार स्वस्थ होना चाहिए। भाई बीमार होगा तो फिर जनता का भला कैसे करेगा वो। चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार शिक्षित भी होना चाहिए ताकि वह जनता के लिए सोच समझकर फैसले ले सके। तो ये सब उम्मीदवार में योग्यता होनी चाहिए और ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो जनता की भलाई कर सके। ठीक है, तो बाकी आप अपने अनुसार भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करा लीजिए। धन्यवाद।